9 जून 2024 को 33 साल की रेणुका स्वामी की लाश बेंगलोर के एक नाले में मिलती है और 11 जून तक पुलिस इस केस के अंदर मर्डर के तार कन्नड़ फिल्म के सबसे बड़े सुपरस्टार दर्शन के साथ जोड़ देती है। आखिर क्या था पूरा मामला? फिल्मों में पुलिस का रोल करने वाले दर्शन के हाथ में आज हथकड़ियाँ क्यों थी? और क्या सच में सुपरस्टार दर्शन ने किसी का मर्डर करा था? हम आज के केस में देखेंगे। 9 जून को सुबह सुबह ही एक डिलीवरी बॉय को एक लाश दिखती है। उसके आसपास बहुत सारे कुत्ते मंडरा रहे थे, कुछ कुत्ते उसे नोच रहे थे। अब वो डिलीवरी बॉय पुलिस वालों को फ़ोन करता है। अब जब पुलिस आती है वो देखती है कि कुछ कुत्तों के दांतों के निशान हैं और बहुत सारे ही जख्म लगे हुए हैं चोट के, जिसे देख के साफ साफ समझ आ रहा था कि ये जो मौत हुई है ये किसी ने इसको पीट पीट के मारा है। अब जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनको पता चलता है कि इसकी उम्र 33 साल है, नाम रेणुका स्वामी है और काम ये डिलीवरी की दवा की डिलीवरी में काम करता था और इसका घर चित्रदुर्ग में है, लेकिन लाश बेंगलोर के आरआर नगर में मिली है, करीब 200 किलोमीटर दूर। अब पुलिस अपनी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो देखती है कि ना तो रेणुका स्वामी कोई पैसे वाला है, ना इसकी ऐसी किसी से दुश्मनी है। वो जब भी पूछताछ करती है तो उनको पता चलता है कि रेणुका स्वामी एक बहुत सिंपल साधारण इंसान था, ना कोई पैसे वाला, अपना काम करता था, घर आता था, कभी किसी से फालतू नहीं कहता था, कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, उसके दोस्त यार भी अच्छे खासे थे। तो पुलिस के पास ऐसा कुछ मोटिव तो नहीं दिखता और अभी ये सिर्फ शुरुआत हुई थी इन्वेस्टिगेशन की। 9 तारीख को लाश मिलती है और 10 तारीख को 3 लोग थाने के अंदर आकर बोलते हैं कि रेणुका स्वामी का मर्डर हमने किया है, क्योंकि हमने उसे पैसे दिए हुए थे और वो पैसे नहीं लौटा रहा था, इसीलिए हमने उसे मार दिया। अब पुलिस को लगता है कि ये तो बिठे बिठाए केस सॉल्व हो गया, क्योंकि एक दिन पहले ही लाश मिली है, अभी तक तो ठीक से इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुई है। लेकिन सामने मुजरिम आ गए। अब पुलिस वाले उनको जेल में डालते हैं और देखते हैं कि हाँ अब तो केस क्लोज ही हो गया, ऑलमोस्ट केस क्लोज हो जाता है। लेकिन केस क्लोज होने से पहले वहाँ के जो एसीपी होते हैं उनको पता चलता है कि अच्छा एक मर्डर का केस हुआ है और 3 आरोपी खुद से आके सरेंडर कर रहे हैं। अब ना तो जिसका मर्डर हुआ है वो कोई बहुत अमीर आदमी है, एक साधारण इंसान का जब भी ऐसे मर्डर केसेस में होता है तो जनरली मर्डर करने वाला दूर भागता है, वो सीधा थाने नहीं आता। और हो सकता है कि किसी एक आदमी का ज़मीर जाग गया हो, लेकिन 3 आदमी का एक साथ ही ज़मीर कैसे जाग गया कि तीनों आके ही सरेंडर कर रहे हैं? एसीपी को इसमें कुछ ठीक नहीं लगता, तो एसीपी थाने आकर तीनों से अलग अलग पूछताछ करते हैं। अब तीनों की स्टोरी में छोटे छोटे गैप मिलते हैं, वो तीनों की स्टोरी एग्जैक्ट सेम नहीं थी। अगर कोई किसी का मर्डर कर रहा है, 3 लोग अगर मिलके किसी को मार रहे हैं तो उनकी स्टोरी एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, लेकिन इस केस में स्टोरी सेम नहीं थी। तो अब एसीपी उन तीनों के फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाते हैं। अब जब फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाते हैं तो सारे नंबर वो लोग देखते हैं कि हाँ पिछले 48 से 72 घंटों में किस किस से बात हुई है। तो उसमें एक नंबर बार बार आता है जिस पे कॉल आई भी कई बार है और गई भी कई बार है। अब एसीपी वो नंबर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये नंबर तो कन्नड़ फिल्म के सुपरस्टार दर्शन का नंबर है। अब यहाँ पर सबको लगता है कि एक साधारण इंसान का मर्डर हुआ है, उसके मर्डर में 3 लोग आए हुए हैं जो ये मर्डर कबूल कर रहे हैं कि हाँ मैंने मारा है इसको। और उन्हीं तीनों में से एक आदमी के फ़ोन में नंबर मिल रहा है दर्शन का और कंटिन्यू कॉल आ रही जा रही है, ये दिख रहा है रिपोर्ट में। अब क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस था तो एसीपी अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करते हैं, डीसीपी और पुलिस कमिश्नर बेंगलुरु पुलिस के। अब एसीपी उन तीनों से दोबारा से सख्ती से पूछताछ करते हैं। 2 उसमें से तो नहीं टूटते, लेकिन जो तीसरा होता है वो टूट जाता है। वो बताता है कि अब साउथ इंडिया में दर्शन बहुत बड़ा नाम है, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा सुपरस्टार नाम है दर्शन का। अब बहुत बड़ा नाम है अगर साउथ इंडियन मूवीज़ में, तो बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग भी होगी। तो उन्हीं फैंस में एक नाम था रेणुका स्वामी का। वो दर्शन का बहुत बड़ा फ़ैन था, मतलब सारी मूवी पहले शो पहली टिकट लेकर देखना, चाहे कैसे भी देखे, जैसे भी दर्शन कहता था वही चीज़ें फॉलो करना, उसी का स्टाइल कॉपी करना, उसी की तरह बातें करना। मतलब एक नॉर्मल फ़ैन होते हैं, फिर एक होता है कट्टर फ़ैन। तो रेणुका स्वामी दर्शन का कट्टर फ़ैन था। अब पवित्रा गौड़ा कुछ टाइम पहले ही जनवरी के टाइम में ही एक पोस्ट करती है इंस्टाग्राम पे कि हमारे रिश्ते को 10 साल हो गए। पवित्रा और दर्शन के रिश्ते को 10 साल हो चुके हैं।
अब ये चीज़ रेणुका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब क्योंकि वो दर्शन को इतना मानता है। अब साउथ इंडिया के जो फैंस होते हैं वो नॉर्मल फैंस नहीं होते हैं, वो जो अपने सुपरस्टार है उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। अब ये चीज़ रेणुका को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती, क्योंकि दर्शन विजय लक्ष्मी से मैरिड है, दर्शन की शादी हो रखी है। और एक तरफ पवित्रा गौड़ा इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके बताती है कि हमारे रिश्ते को 10 साल हो चुके हैं। अब रेणुका स्वामी यहाँ से पवित्रा के इंस्टाग्राम पे पोस्ट पे कमेंट करना शुरू कर देता है। वो बहुत सारी चीज़ें कमेंट करता है, लेकिन मेनली जो कमेंट होता है कि नहीं तुम ऐसे नहीं करो, दर्शन से दूर रहो, तुम उसका घर तोड़ रही हो, ऐसे ऐसे कमेंट वो करना शुरू कर देता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, उसकी शादी विजय लक्ष्मी से हो रखी है, वो विजय लक्ष्मी का ही रहेगा, वो ऐसी ऐसी बातें करता है। अब वो इस तरह के कमेंट हर जगह करने लगता है और उसमें थोड़ी गाली गलौज भी यूज़ करता है। तो पहले तो कमेंट ही हो रहे थे, अब वो पर्सनल मैसेज भी करता है। अब ये चीज़ें पवित्रा को दिख जाती है और पवित्रा सीधा बताती है दर्शन को कि इसका कुछ तो करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है मुझको। अब जब दर्शन पता लगाता है रेणुका स्वामी के बारे में, तो उसे पता चलता है कि ये चित्रदुर्ग में रहता है। अब चित्रदुर्ग में ही दर्शन अपने एक फ़ैन क्लब चलाने वाले राघवेंद्र को कांटेक्ट करता है। वो उसे बताता है कि हाँ, ये रेणुका स्वामी को वहाँ से बेंगलोर लेके आओ, मेरे को इससे बात करनी है। अब राघवेंद्र जो था वो फ़ैन क्लब चलाता था दर्शन का। तो जब वो रेणुका स्वामी से बात करता है, कहते हैं कि हाँ दर्शन आपसे मिलना चाहते हैं, तो रेणुका स्वामी तो एकदम खुशी का ठिकाना नहीं रहता उसके कि अरे वाह, मतलब इतना बड़ा सुपरस्टार मेरे को मिलने के लिए बुला रहा है, मुझसे मिलना चाहता है। तो वो खुशी खुशी गाड़ी में बैठ के चित्रदुर्ग से बेंगलोर चला जाता है। अब जैसे ही वो गाड़ी से उतरता है, उसके सारे सपने बिल्कुल ही टूट जाते हैं, क्योंकि गाड़ी से उतरते ही वो लोग उसे मारना शुरू कर देते हैं। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जहां पर रेणुका स्वामी को मारा जा रहा था, वहां पर पवित्रा और दर्शन दोनों थे, क्योंकि उनकी उसी लोकेशन के आसपास ही उन दोनों की गाड़ियां भी देखी गई थी सेम टाइम पर ही। अब जब रेणुका स्वामी ने वहां पे दर्शन को देखा होगा तो उसे तो यही लगा हो कि मेरा सुपरस्टार आया, मुझे बचा लेगा, लेकिन उसका सुपरस्टार भी उसी को मारता है और रेणुका स्वामी की मौत हो जाती है। रेणुका स्वामी के शरीर में 15 ऐसी जगह चोटें लगी हुई थी, जिससे उसके सर पे इतनी ज़्यादा चोटें थी कि उसको इंटरनल ब्लीडिंग से उसकी मौत हो गई। अब जब उसकी मौत हो गई तो वहाँ से दर्शन और पवित्रा अपनी अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं और वहाँ की फुटेज भी मिल गई थी अब पुलिस को। और दर्शन वहाँ से रात में निकल के अगले दिन मैसूर चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी मूवी शुरू होने वाली थी, शूटिंग शुरू होने वाली थी। और पवित्रा अपने घर चली जाती है और जो राघवेंद्र और जो उसके बाकी साथी होते हैं वो रेणुका स्वामी की लाश को ठिकाने लगाते हैं। वो लोग ये सोच के नाले में फेंक देते हैं कि पानी का बहाव उस बॉडी को आगे ले जाएगा और कुछ टाइम बाद तो पता ही नहीं चलेगा कि हाँ कहाँ गई और कौन रेणुका स्वामी और कहाँ गई उसकी लाश। और वो लोग रेणुका स्वामी की लाश को नाले में फेंक देते हैं। उनके हिसाब से तो ये पानी बहा के ले जाएगा उनको, लेकिन ये प्लान उनका फेल हो जाता है, क्योंकि कुत्ते उस बॉडी को नाले में से निकाल के साइड में ले आते हैं। और सुबह ही डिलीवरी बॉय देख लेता है कि हाँ एक लाश के पास कुत्ते घूम रहे हैं। अब क्योंकि इनका प्लान तो ये था कि हाँ लाश अगर मिलेगी ही नहीं तो कोई पकड़ा जाएगा ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन लाश तो अगले दिन ही मिल जाती है। तो अब दर्शन को लगता है कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, ये सारे तार मेरे से जुड़ जाएंगे। तो वो राघवेंद्र को बोलता है कि 2-3 लोग ऐसे भेज दो थाने के अंदर जो ये मर्डर अपने सर पे ले ले, और इसके बदले मैं उनको 30-30 लाख रुपए दे दूंगा। अभी 30-30 लाख रुपए की बात हो जाती है फिक्स, और वो लोग 3 लोग जाते हैं और अब वो सारा जो मर्डर था वो अपने सर ले लेते हैं। लेकिन एसीपी को उनकी स्टोरी में चीज़ें ठीक नहीं लगती। अब क्योंकि एसीपी को चीज़ें ठीक नहीं लगती, इसीलिए वो इतनी सारी चीज़ें डिटेल में जाते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि ये सारा का सारा खेल पवित्रा और दर्शन का करा हुआ था। अब पवित्रा और दर्शन दोनों को हिरासत में लिया हुआ है और इनके साथ साथ 11 लोगों को और हिरासत में लिया हुआ है, और अभी सबको ही कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा हुआ है। इस केस में जो पुलिस ने इतना बेहतरीन काम किया वो काबिलियत तारीफ है। इतनी जल्दी इस केस में इतनी सारी चीज़ें उन्होंने डेवलप करके इन्वेस्टिगेट कर दी। अगर ये केस थोड़ा खींचता, अगर शुरू में खींचता, क्योंकि दर्शन बहुत बड़ा नाम है साउथ इंडिया में, वो पॉलिटिशियन से इधर उधर जान पहचान कुछ ना कुछ करके ये ज़रूर करता कि वो बच जाए। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इतनी ज़्यादा जल्दी हुई और ये केस मीडिया के अंदर आ गया, तो पॉलिटिशियन इसमें कुछ कर नहीं पाए। नहीं तो इसमें गारंटीड पॉलिटिशियंस कुछ ना कुछ करते और दर्शन को इसमें से निकाल लेते। अभी भी दर्शन के साथ आगे क्या होने वाला है ये कुछ क्लियर नहीं है।
लेकिन बहुत से सबूत हैं दर्शन के खिलाफ, जिससे ऐसा तो लगता ही है कि रेणुका स्वामी को कुछ तो इंसाफ मिल ही जाएगा इस केस में। रील और रियल हीरो में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इस केस में अभी के लिए इतना ही था। अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तब तक के लिए अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट केस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।